हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे जिसमें हम लोग एक इंटरेस्टिंग टॉपिक ले रहे हैं जो है ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन को समझने के लिए हम लोग कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि एक ऐसा सिनेरियो जिसमें कि भारत की जो इकोनॉमी है वो बाकी सभी देशों के साथ जा कर के मिल जाए, जुड़ जाए और जुड़ कर के एक हो जाए, जिससे कि आसान हो जाएगा व्यापार करना, इन्वेस्टमेंट करना, तकनीक का मूवमेंट। ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आ सकती हैं, जा सकती हैं, अलग अलग देशों से हम लोग ला सकते हैं और हमारी भी जो टेक्निक्स हैं वो वहाँ पर जा सकती हैं। तो जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन में पूरा जो वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड हो जाता है, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको एक डॉक्टर को दिखाना है अमेरिका में, आपको इलाज कराना है और आप नहीं अब अमेरिका नहीं जा सकते। अब ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिस पर आप वहाँ पर उनके पोर्टल पे फीस जमा करके आप वहाँ पे से आप वीडियो कॉलिंग से आप उनको दिखा सकते हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, आप कनेक्ट हो गए पूरी तरह से। तो हम लोग गुड्स और सर्विसेज के मामले में अचीव कर सकते हैं। पहले हमारे यहाँ जो कारें थी वो एम्बेसडर, फिएट जैसी कारें हुआ करती थी जो कि बहुत कम माइलेज देती थी, जो सरकारी अधिकारियों के पास ही होती थी ज़्यादातर। इसके बाद बहुत सारी विदेशी कंपनियाँ हमारे यहाँ आईं जब ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ दो टर्म और होते हैं, वो होता है लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन। उसको अभी हम लोग समझेंगे। तो बहुत सारी कारें आई, बहुत सारी कंपनियों ने आके इन्वेस्टमेंट किया। इसके अलावा बहुत सारा सिर्फ कारों की बात नहीं है, कारें, बाइक, मोबाइल, टीवी, फ्रिज, ये सब जो विदेशी कंपनियां थी वहाँ वो यहाँ पर आना शुरू हुई। गुड्स जो हैं वो सारे यहाँ पर आने लगे। फ्लो ऑफ कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, बाहर विदेशों की कंपनियाँ यहाँ पर आकर अपनी कंपनियाँ लगाती हैं। जैसे मान लीजिए कि पहले एक व्यापार के लिए आपको यहाँ से रॉ मटेरियल लेके पहले एक्सपोर्ट किया जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर वहाँ से बन करके दोबारा वापस आए। तो अब क्या है, जहाँ पर रॉ मटेरियल है वहीं पर जो एमएनसीज़ हैं, जो कंपनियाँ हैं, वो वहीं पर जाकर अपनी फैक्ट्रियाँ लगा सकती हैं और वहाँ से बाकी जगह पे सप्लाई कर सकती हैं। मूवमेंट ऑफ पीपल, लोग भी आते जाते हैं। जैसे कि भारत जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वहाँ पर काफ़ी है। तो अमेरिका में बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं वो भारत से गए हैं। टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन, ये सभी जो होती है फ्लो होती है। बहुत सी विदेशी टेक्निक्स हैं जो कि हमारे यहाँ आती हैं, बहुत सारी जानकारियाँ हैं जो हमारे पास आती हैं, हमारे यहाँ से दूसरों के यहाँ जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं, उनको समझ लेते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के बाद जो दूसरा वर्ड होता है वो होता है लिबरलाइजेशन। तो लिबरल का मतलब होता है उदारवादी नीतियाँ। उदारवादी एक इस प्रकार का टर्म है जहाँ पर गवर्नमेंट जो होती है बहुत सारे जो रेस्ट्रिक्शंस होती हैं कि आप कंपनी नहीं लगा सकते, आप यहाँ पर आ नहीं सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, व्यापार नहीं कर सकते, इन सब पे छूट कर दी जाए कि नहीं, आप विदेशों की कंपनियाँ आ सकती हैं, अपनी कंपनियाँ यहाँ स्थापित कर सकती हैं, व्यापार कर सकती हैं। तो इसके लिए कानून में बदलाव करने होते हैं, इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं। जो रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उनको हटा दिया जाता है, इसे लिबरलाइजेशन बोलते हैं। वहीं पर जो प्राइवेटाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन में जैसे पहले जो कंपनियां होती थीं, जैसे शायद आपने सुना हो मॉडर्न बेकरी जो होती थी वो एक राज्य सरकार का गवर्न उपक्रम था। अब बेकरी जैसी चीज़ जो कि बेकरी के प्रोडक्ट भी अगर सरकार बनाएगी तो बाकी कंपनियाँ क्या करेंगी, बाकी लोग क्या करेंगे। तो प्राइवेटाइजेशन एक ऑप्शन देता है आपको। अगर मान लीजिए कि BSNL को हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं जो कि भारत सरकार की कंपनी थी और उसकी सर्विसेज के बारे में भी हम सब बेहतर जानते हैं। उसके बाद जब प्राइवेटाइजेशन आया तो बहुत सारी कंपनियां, एयरटेल, हच, SR और बहुत सारी, फिर टाटा डोकोमो, रिलायंस, यूनिनॉर, पता नहीं कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। जब ये सब कंपनियाँ आती हैं तो कंपटीशन होता है, रेट डाउन होते हैं और फिर इसके बाद जो है जो सर्विसेज होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी हम लोगों ने देखा है। फिर इसके बाद मार्केट में दूसरे तरह के खेल होते हैं जिसमें कि रिलायंस जियो की मोनोपोली हो जाती है। अब सिर्फ भारत में दो कंपनियां बची, एक जो है एयरटेल और दूसरी रिलायंस जियो।
तो इसको हम लोग बाद में समझेंगे। अगली चीज़ है जिसको बोलते हैं एमएनसीज, ये मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो कि बाहर के देशों से आकर के हमारे यहाँ पे लगाई जा सकती हैं, ऑपरेट कर सकती हैं, या अपने यहाँ से भी ये ऑपरेट कर सकती हैं। तो इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे सैमसंग है, कोका कोला है, टोयोटा है, ये हमारे देश में लाकर भी जो है असेंबलिंग कर सकती हैं, यहाँ पर कारें बना सकती हैं। अगला जो टर्म है वो है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड है विदेशी व्यापार, और इसमें जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है। इसमें जो फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो विदेशी निवेश है यहाँ से आता है, और ग्लोबल मार्केट की एक्सेस होती है। हम लोग विश्व में किसी भी जगह पे खरीद फरोख्त कर सकते हैं। ये जो है हमारा विदेशी व्यापार है। वहीं पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, जो बहुत सी कंपनियां हैं वो आकर के यहाँ पर अपना पैसा लगाती हैं, अपना उत्पादन करती हैं। तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती हैं, जो विदेशी कंपनियां होती हैं, भारत में आकर के अपनी पूंजी लेके आती हैं, अपनी टेक्नोलॉजी लेके आती हैं, और यहाँ पर लोगों को रोज़गार देती हैं, एम्प्लॉयमेंट देती हैं। इसके अलावा अगला शब्द है जिसको बोलते हैं ट्रेड बैरियर। तो ट्रेड बैरियर वो शब्द है जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर के कुछ टैरिफ लगाए जाते हैं। जैसे अभी आपने सुना होगा अमेरिका ने बहुत सारा टैरिफ लगा दिया भारत के ट्रेड पर, तो इसको ट्रेड बैरियर बोलते हैं। कि अगर किसी के निर्यात को हतोत्साहित करना है, उसको सप्रेस करना है, दबाना है उसको, तो क्या करेंगे, जो देश होगा वो क्या करेगा, ट्रेड बढ़ा, उसमें टैक्सेस को बढ़ा देगा। तो इस प्रकार से ट्रेड बैरियर हो सकते हैं, या कहीं पर घटाया जा सकता है, जिसका सामान हमें चाहिए उसको फेवर करना, उसका जैसे कि यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड फ्री जोन बना रखा है, तो वहाँ पर कोई भी टैक्सेस नहीं, आप कहीं पर जा कर के व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरह से भी हो सकता है, ड्यूटी फ्री हो रखा है वहाँ पे। तो ऐसे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। भारत में एक जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग बोलते हैं WTO। तो WTO जो है एक इस प्रकार का संगठन है जो कि फ्री और फेयर ट्रेड सभी देशों के बीच में हो, उसको प्रमोट करने का काम करता है। कहीं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा है जिससे कि किसी दूसरे देश को नुकसान हो रहा हो, ऐसा कोई काम ना करे, इसलिए WTO नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। तो ये सारे टर्म हैं। इसके बाद अब हम लोग समझते हैं कि क्या है बेसिकली ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन तो हम लोग समझ चुके हैं, ग्लोबलाइजेशन इंडिया में किस प्रकार से आया। तो भारत में ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है 1991 में, जिस समय PV नरसिम्हा राव की सरकार हुआ करती थी, और उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय जो है फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब हमें देर नहीं करनी चाहिए, बल्कि अब हमें LPG मॉडल को लागू करने की ज़रूरत है। तो वहाँ से हमारा LPG मॉडल आता है भारत में, और इसका एम जो था वो ये था कि भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ मिले, और इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ जब कंपटीशन होगा तो वहाँ पर मोनोपोली जो होगी वो समाप्त हो जाएगी, जिससे कि देश जो है कई तरह से आगे बढ़ेगा। अगली चीज़ होती है फैक्टर दैट जो है इनेबल्स ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया। कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे जो कि ग्लोबलाइजेशन भारत में करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। पहला तो लिबरलाइजेशन किया गया, ट्रेड इन्वेस्टमेंट में उनकी नीतियों को उदार किया गया। जो रिडक्शन थे, ट्रेड बैरियर थे, उनको हटाया गया, टैरिफ को, कोटा को, ये सारी चीज़ों को समाप्त किया गया। फॉरेन कंपनीज़ को भारत में इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ किया गया, जिससे वो आकर कंपनियां लगा सकें। दूसरा था मल्टी नेशनल जो कंपनियां थीं, MNCs जो थीं, वो कंपनियां ऑपरेट कर सकती थीं, एक देश से भी ऑपरेट कर सकती थी, और बहुत सारे देशों से भी वो ऑपरेट कर एक जो है बहुत सारे देशों से भी ऑपरेट कर सकती थी। ये अपनी फैक्ट्रियां भारत में ला करके लगा सकती थी। बहुत सारी कारों की कंपनियों ने भारत में आकर के अपनी कंपनियां लगाईं। इसके अलावा जो विदेशी व्यापार था उसमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज को बढ़ावा मिला, और इसके अलावा इंडियन जो प्रोडक्ट थे वो अब ग्लोबल मार्केट तक पहुंच गए। जैसे बनारस की साड़ियाँ निर्यात होती हैं
एक्सपोर्ट होती हैं दूर दूर तक का, या दार्जिलिंग की चाय एक्सपोर्ट होती है दूर दूर तक। तो इस तरह से भारत के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो कि अब आपको कहीं पर भी विदेशों में भी देखने को मिल जाएंगे, या जहाँ पर जो चीज़ बेहतरीन होती है वो दूसरे हिस्सों तक पहुँच गई, जैसे जापान की कारें, जर्मनी की कारें, और तरह तरह के सैमसंग का टीवी, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हर देश में, अलग अलग देशों में, बहुत सारे देशों में ये पहुंच चुकी हैं। भारत में ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या इम्पैक्ट हुआ, तो कुछ इम्पैक्ट जो थे वो पॉजिटिव थे और कुछ इम्पैक्ट जो है निगेटिव थे। तो जो पॉजिटिव इम्पैक्ट थे, सबसे पहले ग्रोथ ऑफ फॉरेन ट्रेड हुआ, व्यापार बढ़ा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट बढ़ा भारत का, और इससे जो इंडिया था वो ग्लोबल मार्केट का एक हिस्सा हो गया। अब जो था फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ने लगा, एमएनसीज बहुत सारा पैसा लेकर आई, पूंजी लेकर आई, और साथ ही साथ लेकर आई अपने टेक्नोलॉजी। इसके अलावा चूँकि कंपनियां यहाँ लगती थी तो जो अपॉर्चुनिटी थी वहाँ पे जो रोज़गार दिया जाता था, एम्प्लॉयमेंट जो होता है वो लोकल लोगों को दिया जाता है, तो वहाँ के आसपास के लोगों को जो है वहाँ पर रोज़गार मिल जाता है। अब इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा था कि बेहतर क्वालिटी के जो प्रोडक्ट थे वो आपके पास तक पहुँच सकें। पहले जो कारें आती थी उनका जो एवरेज था वो बहुत कम हुआ करता था, 7-8 किलोमीटर जो है कार 1 लीटर में जाती थी। अब जो है कारें आ गई हैं जो कि 18-19 किलोमीटर तक भी चली जाती हैं, 20-22 किलोमीटर तक भी आ जाती हैं। वहीं पर अब सोलर जो है इलेक्ट्रिक कारें आ चुकी हैं, और अब हम लोग आगे भी मूव कर रहे हैं। इसके बाद सर्विस सेक्टर की ग्रोथ हुई, आईटी सेक्टर आया, बीपीओ आया, सॉफ्टवेयर टेलीकॉम कंपनियां बढ़ने लगी, और भारत में जो है व्यापार जो है बढ़ने लगा। तो कुल मिला के भारत एक इस प्रकार से ग्लोबल हब हो गया सर्विसेज के लिए, सेवाएं प्रदान करने के लिए। मगर इसके कुछ निगेटिव रोल भी थे, निगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। जैसे जो ग्रोथ थी वो अनइवन है, हर जगह एक जैसी ग्रोथ नहीं है। जैसे कि अभी रिसेंट डेटा बता रहा है कि भारत में 1% लोगों के पास 40% इंडिया की इकोनॉमी है। ये बहुत बड़ी इनइक्वालिटी है कि 1% लोगों के पास 40% इकोनॉमी है और बाकी 99% लोगों के पास सिर्फ 60% इकोनॉमी बची है। तो अनइवन ग्रोथ है, बड़ी बड़ी कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, छोटे इन्वेस्टमेंट, छोटे स्मॉल प्रोडक्ट जो होते हैं वो ख़राब होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। जैसे कि जब बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां आ जाती हैं, जैसे बिग बाज़ार आया, विशाल मेगा मार्ट, ये सब, तो उससे जो छोटे दुकानदार होते हैं उनको नुकसान होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा स्मॉल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको बहुत सारा कंपटीशन फेस करना होता है, क्योंकि बड़ी कंपनियों के पास मशीनें बड़ी होती हैं तो जो है लागत कम हो जाती है। जॉब की इनसिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि ज़्यादातर टेम्परेरी जॉब जो है बढ़ती हैं, और वर्कर को अनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर ये पीएफ फंड, पेंशन, ये सारी चीज़ें वहाँ पर लागू नहीं होती हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि यहाँ पर रिसोर्सेज का ओवर यूज़ कर लिया जाता है, पोल्यूशन फैलता है इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ से। वहीं पर जंगल काटे जाते हैं कंपनियों को लगाने के लिए, खेत हटा दिए जाते हैं। इसके अलावा गैप बिटवीन रिच एंड पुअर का बहुत ज़्यादा बढ़ा है, जिसके बारे में भी हमने बात किया कि ग्लोबलाइजेशन जो है सभी को बराबर से नहीं देता है, सभी को समानता नहीं देता। कुछ लोग बहुत अमीर आदमी बहुत अमीर हो जाता है, गरीब आदमी बहुत गरीब हो जाता है। वहीं पर जो रोल ऑफ गवर्नमेंट है ग्लोबलाइजेशन के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, इंश्योर करती है कि फेयर कंपटीशन हो, जिससे कि कोई भी इस तरह की पॉलिसी ना बनाए जिससे कि कोई गड़बड़ हो। जैसे कि रिलायंस ने क्या किया, फ्री में सबको पहले सिम बांटा और फिर इसके बाद धीरे धीरे करके पूरे मार्केट को कैप्चर कर दिया, जिससे कि जो छोटी कंपनियां थी, यूनिनार, हच, टाटा डोकोमो, ये सारी की सारी समाप्त हो गई। तो प्रोडक्ट ऑफ स्मॉल प्रोडक्ट जो है, जो स्मॉल प्रोडक्ट्स होते हैं, स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं, उनको भी संभाला जाए, उनको भी मेंटेन किया जाए इस तरह से। दूसरा, लेबर लॉ बनाए जाएं और इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड सेट किए जाएं। ये सब काम जो होते हैं वो सरकार करती है, और सरकार को प्रमोट करनी होती है जिससे कि इंक्लूसिव ग्रोथ हो, जिसमें कि जो आर्थिक लाभ है वो सिर्फ एक वर्ग को ना मिल करके पूरे जो जनता है उसको बराबर से आर्थिक ग्रोथ का लाभ हो। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू।